गरीब भाई की अमीर बहन। भैया दीदी माँ को आग में से निकालो, उन्हें उई उई हो रही होगी। महेश की आंखों के सामने धू धू करके उसकी माँ की चिता जल रही है। अपनी माँ की जलती चिता को देखकर महेश का मन चीख चीख कर रोने को कर रहा है, मगर अपने तीनों बहनों की सूरत देखकर वो शांत खड़ा है। तभी रामू दुख जताते हुए कहता है, अरे बाप तो पहले ही दारू पीकर स्वर्ग सिधार गया, आज माँ भी मर गई। जाने बेचारा गरीब बच्चा अब अपनी 3 बहनों का बोझ कैसे उठाएगा। मुझे तो इसकी हालत देखकर बड़ा दुख लग रहा है, पता नहीं क्या खिलाएगा इन्हें। अरे भीख मांगने के सिवा छोड़कर और क्या करेगा, अब इतने छोटे बच्चे को कोई काम भी नहीं देगा। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर और माँ की मौत का दुख झेलकर 12 साल के महेश का मन किसी काठ सा मजबूत हो गया था। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कहा, ना मैं भीख मांगूंगा, ना मैं अपनी बहनों की भीख मांगने दूंगा। मैं मेहनत करके कमाऊंगा। आप लोगों मेरे दुख में आए, बड़ी मेहरबानी। अब चले जाइए। महेश समझ गया था कि इस दुनिया में हर किसी को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। महेश 6 महीने की नंदिनी को गोद में लिए अपनी बाकी 2 छोटी बहनों योगिता और प्राची के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। तभी 5 साल की प्राची ने भूख जताई। भैया भूख लगी है, खाना चाहिए, माँ तो मर गई, अब हमको खाना बना कर कौन खिलाएगा। अपनी गरीब बहन की बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू की बदरा बरस गई। अरे छुटकी, तेरा भैया है, मैं बनाऊंगा खाना। फिर जैसे वो राशन के डिब्बे में देखता है तो बस थोड़े से चावल रखे होते हैं। महेश चूल्हे का धुआं सहकर गीले चावल बनाने लगा और दोनों बहनें योगिता और प्राची नंदिनी को गोद में लिए टकटकी लगाई चूल्हे की ओर देखती रहीं। तभी महेश का हाथ जल गया। आ माँ! क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हो? योगिता को अपने गरीब भाई से बहुत लगाव था। हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। थोड़े से चावल में उसने बहनों को खिलाया और खुद भूखे सो गया, मगर मारी चिंता के उस गरीब भाई को नींद भी कहाँ आई। आज थोड़े चावल थे तो दिन कट गया, मगर मुझे काम ढूंढना होगा। अगले दिन महेश काम ढूंढने निकल गया और लखन से कहा, चाचा आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहां मुझे भी कोई काम दिला दो। अरे ना बाबा ना, तुझे काम दिलाकर मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी, जा भाग यहाँ से। महेश निराश होकर दिन भर तपती धूप में भटकता रहा। उसके पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, शरीर पर एक मैला कुचैला जगह जगह से फटा हुआ एक शर्ट। तभी वो लच्छू दास के ढाबे पर आया। मोटा ताजा शरीर और निकला हुआ पेट लिए वो कुर्सी पर पसरा था। अरे जल्दी से यह प्लेट धो, ग्राहक खाने के लिए खड़े हैं। अरे ओ पप्पू, कहाँ गया तू? तभी महेश तवाक से बोला, सेठ जी मैं सारी प्लेट धो दूंगा, काम की बहुत जरूरत है मुझे, दया करके काम दे दीजिए। इस दुनिया में एक गरीब का फायदा हर कोई उठाता है। लच्छू ने भी महेश की मजबूरी देखकर कहा, देख बच्चे, तुझे दिन भर प्लेट धोना होगा और उसके बदले मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। अरे आप जो देंगे मुझे मंजूर है। 50 रुपए कमाने के लिए अब दिन भर गरीब महेश ढाबे के गंदे झूठे प्लेट धोता ताकि अपनी बहनों को भरपेट खिला सके। अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी, 50 रुपए में तो पेट भी नहीं चलता। ढाबे के साथ महेश अब हर सवेरे अनाज के बोरी उतारता और पैसे जमा करके बहनों को दाखिला दिला देता है। अपनी हर तनख्वाह से वो तीनों के लिए तोहफे खरीद कर लाता और फटे कपड़ों में रह जाता। इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन, नंदिनी, प्राची, योगिता। भैया आ गए आप? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। योगिता, ये तोहफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया भैया। और ये संतरी और गुलाबी रंग का सूट प्राची और नंदिनी तुम्हारे लिए। तभी दोनों घमंड से सूट लेने से मना कर देती हैं। भैया हमें नहीं चाहिए ये गरीबों की 2 कौड़ी का सूट। पर प्राची, भैया हमारे लिए कितने प्यार से लाए हैं। योगिता दीदी, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम रख लो ये घटिया सूट। और भैया अब आपकी बहनें बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हैं, हमें कुछ ढंग का ला कर दिया कीजिए। ये ठेली फेरी वाले कपड़े हम नहीं पहनेंगी। यू नो व्हाट भैया, हमारी सहेली इतने अमीर घर से आती हैं, एक एक कपड़े लाखों के पहनती हैं। और तो और किसी की रेडी बिजनेसमैन है, किसी की सरकारी नौकरी में, और हमारा भाई आज भी ढाबे पर बर्तन मांजता है। हमें खुद में सोचकर इतनी शर्म आती है। अरे क्या जिंदगी भर औरों की गुलामी करते रहोगे। नंदिनी की इस तरह की बात से उस गरीब भाई के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और बहनों की खुशी की खातिर वो ढाबे का काम छोड़कर अब एक कॉलेज के बाहर समोसे बेचने लगता है। समोसे ले लो, समोसे, खस्ता समोसे। बस भगवान, शुरुआत तो कर दी है, कृपा करना काम जम जाए तो फिर बहनों की शादी भी करनी है। तभी कॉलेज से निकलते ही नंदिनी और प्राची अपने भाई को देखकर तिलमिला जाती हैं और घर आकर महेश को सुनाती हैं। भैया पूरी दुनिया में आपको हमारा ही कॉलेज मिला था समोसे बेचने को। प्राची दीदी, इन्होंने तो कसम खा रखी है हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। ये सुनकर महेश रो पड़ा।
प्राची, नंदिनी, अपने गरीब भाई को माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। महेश की तीनों बहनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। योगिता महेश के दुख दर्द को समझती थी, जबकि नंदिनी और प्राची घमंडी बर्ताव रखती थी। कुछ दिन बाद महेश ने योगिता की शादी एक गृहस्थ परिवार में कर दी। देख माँ, आज इस गरीब भाई ने एक बहन का घर बसा दिया। योगिता भी खुश थी। वहीं प्राची और नंदिनी ने कहा, भैया आपको हमारे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। पर लड़का कौन है, क्या करता है? चिंता मत कीजिए भैया, वो योगिता दीदी के पति की तरह चपरासी नहीं जिसे आपने पसंद किया था। देखिए भैया, सारी जिंदगी तो इस गरीबी के सिवा आपने हमें कुछ दिया नहीं। कम से कम हमारी शादी ढंग से करना, क्योंकि हमारे होने वाले ससुराल वाले बहुत इज्जतदार हैं और आपकी तरह गरीब नहीं। जैसे तैसे कर्ज लेकर महेश दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। दोनों अपने आलीशान ससुराल में खुशहाल तरीके से रहने लगती हैं, मगर महेश बड़े कर्ज में आ जाता है, जिसके चलते वो दिन रात काम करता है। एक दिन दोनों अमर बहनें 5 स्टार होटल में अपनी सहेलियों के साथ आती हैं। OMG गाइस, शादी के बाद तुम दोनों की तो बात ही बदल गई है। यार बड़ी भूख लगी है, जल्दी से ऑर्डर दे दो। वेटर। जी मैडम। फिर जैसे ही दोनों अमीर बहनें गरीब भाई को वेटर के भेष में देखती हैं, तभी नीता कहती है, हे नंदिनी, इस वेटर की शक्ल तो तुम्हारे भाई से मिलती है। नो नीता, हमारा कभी कोई भाई नहीं था। ये सुनकर महेश का दिल ढहक ढहक कर रो देता है। मेरी गरीब हैसियत की वजह से आज मेरी अमीर बहनों ने मुझे भुला दिया। इस दुनिया में दौलत के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं है। कुछ देर बाद, अरे ओ वेटर, चल यहाँ। जी। तभी प्राची अमीरी की ऐंठ से अपने पर्स से पैसे निकालकर महेश के हाथ में थमाती है। ये लो, टिप समझ कर रख लो। दौलत के गुमान में चोर दोनों अपने गरीब भाई की बेइज्जती करके चली जाती हैं। उस दिन से महेश अमीर बनने का ठान लेता है और वक्त ऐसी करवट लेता है कि महेश कुछ ही सालों में बहुत अमीर हो जाता है और वहीं उसकी दोनों बहनें बुरे हालातों में पहुंच जाती हैं और दोनों आंखों में आंसू लिए हुए मदद मांगती हुई आती हैं। भैया, क्या बात है, मेरी अमीर बहनों को इस गरीब भाई की याद कैसे आ गई? हमारे पतियों का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। घर द्वार सब कुछ बिक गया। आपने जो काम शुरू किया है उसके लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है। अगर वो नौकरी आप हमारे पतियों को दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे साथ काम करने से अगर तुम्हारे पतियों की इज्जत नहीं जाती तो उन्हें भेज देना। अपने गरीब भाई का दया भरा मन देखकर दोनों का घमंड टूट जाता है और उनकी भटक भी खुल जाती है। दोनों अपने किए की माफी मांगती हैं। भैया, हम दोनों से भूल हो गई। जिस भाई के पाँव धोकर पीना था उसे पूजना था। हमने अपने उसी माता पिता समान भाई को उसके गरीब हालातों में कोसा, मगर आज आपने हमारे लिए इतना किया। थैंक यू भैया। दोनों के आंसू देखकर आखिर बीती बातों को भूलकर महेश अपनी दोनों बहनों को गले लगा लेता है और धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो जाती हैं। चॉकलेट के गोलगप्पे वाला भूत। मध्य प्रदेश से कुछ दूर एक छोटा सा खूबसूरत पालमपुर गांव था। वहाँ छोटी छोटी नदियाँ थी, तरह तरह के पहाड़ थे और प्रकृति का बहुत खूबसूरत रूप यहाँ देखने को मिलता था। लेकिन इन सब के बावजूद पालमपुर की सबसे मजेदार चीज वहाँ हर साल लगने वाला बसंत का मेला था। कहते हैं कि पालमपुर में लगने वाला मेला इतना बड़ा होता था कि कोई भी उसे एक दिन में पूरा नहीं घूम सकता था। उस मेले में गांव वाले तरह तरह के खिलौने, कई तरह की मिठाइयाँ, न जाने कितने किस्म के खेल और अलग अलग तरह की खाने पीने वाली चीजों का ठेला लगाते थे। और इन ठेलों में से एक सबसे मशहूर ठेला था सुरेश चाट भंडार। 4 पहियों के इस ठेले पर सुरेश चाट पापड़ी, टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। लेकिन बाकी सभी चीजों से ज्यादा लोगों को सुरेश के गोलगप्पे पसंद थे। मेले में हर रोज सुरेश ठेला भर कर गोलगप्पे लेकर जाता था, लेकिन शाम होने से पहले ही उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते थे। काफी बड़े बड़े लोग सुरेश को हराने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे हरा ना सका, क्योंकि उसके गोलगप्पों की बात ही अलग थी। सुरेश के साथ उसका एक 12 साल का बेटा माधव और एक 16 साल का लड़का रोनित रहता था। रोनित सुरेश का बेटा नहीं था, पर पिछले साल एक दुर्घटना में अपनी बीवी को खो देने के बाद सुरेश ने अपना हाथ बटाने के लिए रोनित को साथ रख लिया था। रोनित अनाथ था। मेले में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। सुरेश और रोनित दोनों तैयारियों में लगे हुए थे। सुरेश जल्दी जल्दी गोलगप्पे तल रहा था, तभी उसकी नजर माधव पर जाती है, जो बने हुए गोलगप्पों के साथ कुछ कर रहा होता है। माधव बड़ा ही चंचल होता है। वो गोलगप्पों में कभी कुछ मिला देता तो कभी कुछ। माधव को देखकर सुरेश कहता है, अरे मेरे साइंटिस्ट अब क्या कर रहा है गोलगप्पों के साथ? 1 मिनट पापा। माधव ने गोलगप्पों में थोड़ी सी हल्दी, मिर्च और धनिया डाली, फिर उस पर दही डालकर कहने लगा, ये लो, ये बन गए चटपटे दही वाले गोलगप्पे। जब तू गोलगप्पे बेचेगा ना, तब ये सब नुस्खे अपनाना। अरे माधव पढ़ लिख कर गोलगप्पे क्यों बेचेगा? क्यों?
क्या खराबी है? काम इंसान को छोटा बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसान काम को छोटा बड़ा बनाता है। अच्छा, मतलब ये गोलगप्पों में मिर्च धनिया भरकर बड़ा इंसान बन जाएगा? क्या पता बन जाए। तुम्हें पता है, माधव जिस उम्र में है उस उम्र में एक इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी माधव चिल्लाता है, ये देखिए पिताजी, मिट्टी के गोलगप्पे। ये देखकर रौनित हंसने लगता है और कहता है, अगर गोलगप्पे में मिट्टी मिला देना दिमाग है तो अच्छा है मेरे में कम दिमाग है। अच्छा चुप रहो, वो हरी वाली पोटली लाकर इस पानी में मिला दो। मैं बाहर काम से जा रहा हूँ, आते हुए रात को देर हो जाएगी। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और रौनित पोटली के पास चला जाता है। वहाँ 2 रंग की पोटलियाँ होती हैं, एक लाल और एक हरी। रौनित गलती से हरी की जगह लाल वाली पोटली उसमें मिला देता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और रौनित बिना पानी को देखे ही बाहर चला जाता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पानी का रंग हरे की जगह काला हो गया था। रात को जब सुरेश घर वापस आता है तो देखता है कि माधव अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, पर रौनित घर में कहीं नहीं होता। सुरेश को लगता है कि वो काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा। रात को सोने से पहले वो निश्चय करता है कि कल की तैयारी का सारा सामान देखकर सो जाएगा। वो चाट पापड़ी देखता है जो कि बिल्कुल ठीक होती है। गोलगप्पे भी अच्छे ही दिख रहे होते हैं। फिर वो पानी के ड्रम से ढक्कन हटाता है और देखता है कि पानी भी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। उसका रंग भी आम तौर की तरह हरा ही है। सुरेश चैन की सांस लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश मेले में अपना ठेला लेकर पहुंच जाता है। सुरेश काफी थका हुआ था क्योंकि रौनित अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए उसे अकेले ही सारा सामान ठेले पर लाद कर मेले में आना पड़ा। वो रौनित से गुस्सा भी था और उसे उसकी फिक्र भी हो रही थी। मेले में खड़ा सुरेश रौनित के बारे में सोच ही रहा था कि उसको एक आवाज आती है, भैया गोलगप्पे दो ना। जी देता हूँ। भैया जैसे पिछली बार खिलाए थे ना, तीखे वाले, वैसे ही देना। सुरेश ने उन्हें गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे मुंह में रखते ही लड़की ने वापस बाहर निकाल दिया और कहा, ये क्या वाहियात गोलगप्पे हैं। सुरेश चौंक गया। लड़की ये कहकर वहाँ से चली गई और सुरेश ने एक गोलगप्पे में पानी भरकर अपने मुंह में रखा। उसने फौरन उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि गोलगप्पे का स्वाद सचमुच बहुत खराब था। जल्द ही ये खबर पूरे मेले में फैल गई और कोई भी सुरेश से गोलगप्पे लेने नहीं आया। शाम तक एक भी गोलगप्पा नहीं बिका और परेशान होकर सुरेश वापस जाने लगा। वो अपना ठेला खींचता है और वापस जा रहा था कि उसने देखा कि मेले में एक नई दुकान लगी है जहाँ काफी भीड़ है। उसने पास जाकर देखा तो एक नई कंपनी गोलगप्पे बेच रही थी और लोगों की भीड़ वो गोलगप्पे खा रही थी। सुरेश इधर उधर नजर दौड़ा ही रहा था कि उसने देखा कि गोलगप्पे रौनित बेच रहा था। सुरेश समझ गया कि ये वही कंपनी है जो सुरेश को काम पर रखना चाहती थी, पर सुरेश के मना कर देने पर उन्होंने रौनित को पटाकर उसका काम खराब कर दिया। सुरेश कुछ नहीं बोला। उसने अपना ठेला लिया और चलने लगा। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके गोलगप्पे नहीं बिके, पर इस बात का ज्यादा दुख था कि जिस रौनित को उसने अपने बच्चे की तरह पाला उसने उसे धोखा दे दिया। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। उसे देखते ही माधव बहुत खुश हुआ और बोला, पापा आप इतनी जल्दी आ गए और सारे गोलगप्पे वापस क्यों ले आए? वो बेटा, पता है मुझे, आप इसलिए लाए ना ताकि मैं नए गोलगप्पे बना सकूं। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, जाओ नए गोलगप्पे बनाओ। ये सुनकर माधव खुश हो गया और कुछ गोलगप्पे लेकर वहाँ से चला गया। सुरेश वहीं बैठकर सोचने लगा कि कैसे अपने गोलगप्पे बेचने का काम दोबारा से शुरू करे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि माधव अचानक उसके सामने आकर कहता है, पापा आ करो। अरे क्यों? आ करो ना। सुरेश ने अपना मुंह खोला और माधव ने एक काला सा गोलगप्पा उसके मुंह में डाल दिया। ये क्या डाल दिया मेरे मुंह में? क्या मिलाया है तूने इसमें? चॉकलेट। अच्छा। ये गोलगप्पे खाकर सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया ही होता है कि तभी माधव कहता है, ये लो पापा, ये भी खाओ। सुरेश मुंह खोलता है। इसमें क्या मिलाया है तुमने? मिट्टी और लाल मिर्च। सुरेश हंसने लगता है और माधव को गले से लगा लेता है। फिर सुरेश पूरी रात अपने कमरे में कुछ करता रहता है। अगले दिन मेले में रौनित के गोलगप्पे बिक रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है, ये क्या खा रहे हो? वहाँ चलो सुरेश के पास, कुछ नए किस्म के गोलगप्पे आए हैं। ये सुनते ही सब सुरेश के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि उसके ठेले पर चॉकलेटी रंग के बेहद खूबसूरत और अलग से गोलगप्पे रखे हैं। सब वो गोलगप्पे खाते हैं और सुरेश की बहुत तारीफ करते हैं। तभी रौनित वहाँ आता है और कहता है, तुमने ये कब बनाए? मेरे जिस बच्चे का तुम मजाक उड़ाते थे उसी का आइडिया है ये। ये किसके गोलगप्पे हैं? चॉकलेट के। अच्छा, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था रौनित, पर तुमने वो तोड़ दिया। रौनित कुछ कहने ही वाला होता है
कि अचानक भीड़ से आवाज आती है, और गोलगप्पे दो भैया। अरे भैया और गोलगप्पे तो खिलाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी खिलाता हूँ मैं। ये कहकर सुरेश गोलगप्पे बेचने लग जाता है और दोबारा पालमपुर के बसंत के मेले का सबसे मशहूर गोलगप्पे वाला बन जाता है, चॉकलेट केक गोलगप्पे वाला।